और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री। रात 8:45 पर सुशीला कार्की नेपाल की नई सरकार का गठन करेंगी। कहा जा रहा है कि आज ही संसद भंग करने की सिफारिश जो है वो भी की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संसद और सभी प्रांतीय सभाएं जो है वो भंग हो जाएंगी। सुशीला कार्की के बारे में भी आपको जानकारी दे दें कि वो नेपाल की पहली और अब तक की एकमात्र महिला चीफ जस्टिस रही हैं। 11 जुलाई 2016 से लेकर 30 अप्रैल 2017 तक इस पद को संभाला था। और नेपाल में जेंजी का जो प्रदर्शन है उन सब के बीच में सबसे ज्यादा सहमति जो है वो इन्हीं के नाम को लेकर हुई है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों का ये हिस्सा रही हैं और वहां जो नए बच्चे हैं वो इनको काफी पसंद करते हैं। हालांकि जेंजी ने जिन महिला को पसंद किया है, प्रधानमंत्री के तौर पर नाम जिनका रखा है, वो खुद 7 जून 1952 को पैदा हुई है। तो जेंजी ने भी एक बुजुर्ग व्यक्ति पर ही भरोसा जो है वो जताया है और अब इनके भरोसे नेपाल रहने वाला है। मुख्य न्यायाधीश रही हैं। भ्रष्टाचार और न्यायिक सुधारों पर सख्त रुख के लिए वो जानी जाती हैं और नेपाल के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में अब तक उनकी भूमिका रही है। लेकिन अब 8:45 पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और इस शपथ ग्रहण समारोह पर हमारी भी नजरें हैं, क्योंकि नेपाल में 5 दिन से खींचतान चल रहा था। अभी भी जेंजी आपस में पूरी तरह एकजुट नहीं है, लेकिन नाम जो है इनका फाइनल हो गया है और 8:45 पर यानी हमारी कचहरी के बीच में ही प्रधानमंत्री पद की शपथ जो है वो ली जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो 5 दिनी खींचतान के बाद नेपाल को नई सरकार मिलने वाली। नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि अब नेपाल की नई मुखिया एक महिला होगी, सुशीला कार्की। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस अब नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। ये बात क्लियर हो गई है। आज सेना और जेंजी के बीच बैठक का दूसरा दौर चला, जिसमें सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई। सुशीला को हामी नेपाल संगठन के मुखिया सुदन गुरुङ और काठमांडू के मेयर बालेन शाह का भी सपोर्ट मिल चुका है। रवि लामिछाने पहले ही पद की दावेदारी से पीछे हट गए थे। हालांकि थोड़ी सी सिचुएशन जो है आज हंगामेदार हुई जब कुलमान घिसिंग के सपोर्टर सड़कों पर आए, लेकिन आर्मी ने सिचुएशन कंट्रोल की और उन्हें बवाल करने से रोक दिया। लेकिन अब फिलहाल जो पूरा फोकस है वो सुशीला कार्की पर है, जो अब से थोड़ी देर बाद क्रांति के बाद नेपाल की कमान को संभालेंगे। नेपाल को लेकर क्या अपडेट है ये आपको हम इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नेपाल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई महिला वहां की कमान संभालेगी। जेंजी भी शायद यही चाहती थी। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की अब नए तरीके से सरकार को संभालेंगी। अंतरिम पीएम की शपथ लेगी और अपने साथ नए नए लोगों को पोर्टफोलियो में जोड़ेंगी। कुलमान घिसिंग मंत्री बन सकते हैं, 4 और लोग उनके साथ शपथ ले सकते हैं। ओम अरियाल गृह मंत्री बन सकते हैं। ये सारी जानकारी हमारे संवाददाता अंकित त्यागी सिकता देव ने दी। 9 बजे के आसपास जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति निवास है, शीतल निवास, वहाँ पर होगा। साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 3 से 4 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। ओम अरियाल का नाम है जो है वो होम मिनिस्टर के तौर पर इस वक्त जो नेपाली मीडिया है उसमें चर्चा चल रही है। तो कुल मिला के करीब 4 लोग और साथ के साथ जो सुशीला कार्की हैं उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ 9 बजे दिलाई जाएगी। नेपाल में क्रांति के नाम पर जो हिंसा हुई, पुलिस ने जो गोलियां चलाई और उसके बाद जो हालात बने, इसे लेकर नया अपडेट सामने आया। नेपाल की तरफ से बताया गया कि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में 51 लोगों की मौत हुई और इनमें से 30 लोग गोली लगने की वजह से मारे गए, 21 लोग जलने और दूसरी इंजरी की वजह से मारे गए। पीड़ित अब सामने आ रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। इनका नाम उमेश महते, ये यहीं पे चावल में रहते थे और ये मेरा छोटा भाई था जी। और ये प्रदर्शन कहाँ पर कर रहे थे और आपको क्या पता चला कि क्या हुआ? ये प्रदर्शन जो गौशाला है वहाँ पे कर रहे थे और उसको वहीं पे गोली लग के उसको वहीं पे डेथ हो गया था। इतना ही। तो सरकार की तरफ से कोई आपको मदद मिली है या आप सरकार को अब क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए? सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। तो आपके जो भाई ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, इतना बड़ा शहीद हुए हैं वो इस कॉज के लिए, यूथ अपराइजिंग जो जेंजी का है, तो आप जेंजी को सपोर्ट करते हैं और आप जेंजी को क्या बोलेंगे जो इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं? अगर कोई जेंजी है ना तो हमारे साथ आइए, हमारे लिए बोलिए, कुछ हमारे भाई के लिए कुछ कीजिए। नेपाल में सियासी घमासान से इतर बॉर्डर को लेकर भी अलर्ट जारी है।
भारत और नेपाल के बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल ने मोर्चा संभाला हुआ है। उन लोगों की धरपकड़ हो रही है जो नेपाल की जेलों से भागे। ऐसे कैदियों की संख्या 15,000 के आसपास बताई जा रही है। हालांकि फोकस उस बॉर्डर को लेकर भी है जहां कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है, मतलब बंटवारे का निशान नहीं है। नेपाल में आज चर्चा तो इन तस्वीरों की भी हो रही है, क्योंकि क्रांति के दौरान प्रधानमंत्री आवास को जला दिया गया था। अब नई सरकार के अंतरिम लीडर के लिए जगह चुनी जानी थी, क्योंकि भवन जल गया था, इसीलिए नया आवास चुना गया और इसी को लेकर ये तस्वीरें भी सामने आई। बताया जा रहा है कि नए पीएम का नया आवास यही रहने वाला है। अब आपको बताते हैं कि पर्दे के पीछे क्या खेल चला। दरअसल सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने में इतना वक्त क्यों लगा, उनका नाम फाइनल क्यों हुआ, उन्हीं को क्यों चुना गया, ये अब आपको हम समझाएंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल राष्ट्रपति ने सभी दलों के साथ एक आम राय बनाई। अंतरिम सरकार संसद भंग करने पर राय बनी। पार्टियों ने कहा कि कोई सांसद अंतरिम पीएम राष्ट्रपति हो, लेकिन फिर सेना अध्यक्ष की तरफ से इंकार कर दिया गया। फिर राष्ट्रपति ने दलों को सुशीला के नाम पर सहमत किया। सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर सहमति हुई और सुशीला कार्की ने कहा कि पहले संसद को भंग कर दिया जाए। फिर राष्ट्रपति ने कहा कि काम कीजिए, आप ही प्रधानमंत्री बनिए और जैसे आप प्रधानमंत्री बनेंगी आप ही संसद भंग कर दीजिए। तब राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे संसद भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला पलट सकता है। इसके बाद सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने को राजी हुई। राष्ट्रपति ने नेपाल के संविधान आर्टिकल 104 के तहत फैसला किया और उसके तहत सुशीला का चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। आर्टिकल 104 के तहत राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा करने कर्तव्य। बस फिर क्या था, नेपाल से बड़ी खबर सामने आ गई और इस पेशी में ही आज अभी थोड़ी देर में उन्हें प्रधानमंत्री पद दे दिया जाएगा। अब एक सवाल और भी कि उन्हें ही प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ईमानदार छवि है। करप्शन को लेकर आधी लड़ाई चल रही थी और जब वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, क्योंकि वो इकलौती महिला चीफ जस्टिस थी, ऐसे में उस वक्त उन्होंने काफी ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए काम किए थे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक जरिए कि पर्दे के पीछे क्या हुआ और क्यों उन्हें ही प्रधानमंत्री जो है वो बनाया गया है। तो जैसा कि कहानी आई कि राष्ट्रपति ने सभी दलों को बुलाया, कहा कि आप लोग आइए, बताइए, आप ही का देश है, अब आप लोगों ने इतना हंगामा किया है तो बनता तो आप ही का है। तो ये आया कि संसद भंग कर लेते हैं। राष्ट्रपति भंग करते तो उसको लेकर इश्यू हो जाता। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री करना पड़ेगा और फिर पहले सांसद को प्रधानमंत्री बनाना था, वो कैंसिल कर दिया गया। फिर इनके नाम की तय हुआ। राष्ट्रपति सेना अध्यक्ष ने मिलकर कहा कि प्रधानमंत्री जो बन रही हैं वही संसद को भंग करेंगी, तब चीजें बेहतर होंगी, तब ये संविधान के तहत है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति भंग कर देते हैं और मान लीजिए कल को कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहां फैसला पलट जाता है तो फिर कहानी अलग हो जाएगी। कुल मिलाकर एक चुनी हुई सरकार जो है वो हट चुकी है। जेनजी की प्रधानमंत्री जो है वो बन चुकी हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो प्रधानमंत्री बनेंगी और पिछली सरकार, पिछली कैबिनेट को, पिछली संसद में जो लोग चुने गए थे उसे भंग करेंगे और उसके बाद एक नए सिरे से नेपाल में एक नए दौर का आगाज हो जाएगा।